तो आज हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 20 प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमने लिया है और जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे। दिस इज पार्ट 2 वीडियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। सारी आपको वीडियो जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इसके पीडीएफ भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहला सवाल क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। द मटेरियल्स हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। ठीक है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी सभी डायरेक्शन में। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल एक ऐसी मटेरियल होती है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और चलेंगे यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी चूंकि आई है तो इलास्टिसिटी बता दूं क्या होती है। देखिए, किसी, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसको आप खींच रहे हैं, या तो खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, यदि वापस उसी अवस्था में वो आ जाए जैसे पहले थी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। मतलब खींच रहे हैं रबर को, वापस उसी अवस्था में आ जाए तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। हालांकि इसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही उसमें इलास्टिसिटी रहेगी। उसके बाद आप उसको यदि खींचोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, वापस उसी अवस्था में आ जाएगी, मगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगी? खिंचा का खिंचा रह जाएगा। यदि खिंचा का वो खिंचा रह जाता है तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? अ थिन माइल स्टील वायर इज लोडेड by adding loads in equal increment till it break, the extension noted will increasing loads will behave as under। देखिए, एक माइल स्टील की रॉड है, इस तरह से माइल स्टील की रॉड है, उसको आप खींच रहे हो। ठीक है, और कैसे खींच रहे हो? पहले 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर 50 न्यूटन मतलब 100 न्यूटन हो गया, फिर 150 न्यूटन, फिर आप 200 न्यूटन लगा रहे हैं, फिर 250 न्यूटन। इस तरह से आप इंक्रीज कर रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, यूनिफॉर्मली आप इंक्रीज कर रहे हो अपने लोड को। अब लोड आप इंक्रीज कर रहे हो इसमें, तो पूछा गया है कि जो एक्सटेंशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली फर्स्ट एंड देन इंक्रीज रैपिडली। मतलब पहले यूनिफॉर्मली जो है उसमें एक्सटेंशन होगा, मतलब खिंचाव होगा। ठीक है, फिर अचानक से होगा। कैसे? हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक है, डिटेल में पढ़ा था, आज मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको पता क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये किस चिड़िया का नाम है भाई? देखिए, किसी भी चीज को आप खींच रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा खींच रहे हैं, तो वो चाहेगी कि हम खींचा हुआ खींचे ना, खिंचाए ना। ठीक है, वो विरोध करेगा इसका अंदर से ही। ऐसी जब अंदर से जब विरोध आती है तो उसको बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया में जो विरोध आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेन का मतलब आपको पता है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। कितना चेंज हुआ लेंथ में, और ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, वो स्ट्रेन हो जाएगी। ये हमें पता है। स्ट्रेस की यूनिट आपको पता है कि फोर्स बाय एरिया है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और हम लोग बात करें स्ट्रेन की, तो डेल एल बाई एल, मीटर बाय मीटर कट जाएगा। तो स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। इतना तो हमें पता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन जब हम कर्व बनाएंगे, जैसा कि हमने देखा अभी, ठीक है, तो ये क्या होगा कि पहले जो होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोड दे रहे हो, जो मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन उसी हिसाब से बढ़ेगा। स्ट्रेन का मतलब है कि खिंचाव जो हो रहा है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ जो होता है, वो उसी हिसाब से होगा, प्रपोर्शन में होगा। जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगी। तो इतना जो प्रपोर्शन होता है ओ से ए लेकर, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, कई बुक में आपको इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, नहीं जी, इलास्टिक लिमिट ये नहीं है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक है, ओ से लेकर ए तक। इलास्टिक लिमिट मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है ओ से लेकर ए तक जो है वो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद ए से बी तक हम लोग जाएंगे। इसका मतलब ओ से ए आप यदि खींचोगे तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगी, उसी रेट से आएगी। मगर ए से बी तक आप यहाँ बी तक लेके जाओगे तो फिर भी अभी भी वापस आएगी, क्योंकि बी तक जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ओ से लेकर बी तक इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। ओ से ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट था, ओ से बी तक लेकर इसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बी से वापस उसी अवस्था में आएगा तो जरूर, मगर लुढ़कते हुए आएगा, मतलब आसानी से नहीं आएगा वो। ऐसा नहीं कि जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन में वो वापस आ जाए, नहीं। यहाँ पे स्ट्रेस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा बी तक। ठीक है, जैसे नहीं होता कि कोई, मतलब कि कोई हीरो है, उसकी पिटाई हो जाती है कहीं लड़ाई में, ठीक है, पैर वगैरह में चोट आ जाए, तो वो लुढ़कते हुए आएगी, वो दौड़ते हुए नहीं आ पाएगी। जैसे वो गई थी जोश के साथ, वो जोश के साथ नहीं आएगी, वैसे ही ये जोश के साथ वापस नहीं आएगी,
मगर आ जरूर जाएगी घर। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ऐसे करके हमें पता है कि पहले तो बढ़ी, पहले तो यूनिफॉर्मली बढ़ी, फिर अचानक से देखिए बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, तो वही इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही आंसर था कि इंक्रीज यूनिफॉर्मली फर्स्ट देन इंक्रीज रैपिडली, उसके बाद इंक्रीज करती है रैपिडली करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D1 एट वन एंड, ठीक है, and diameter D2 at second end and subjected to axial pull P is given by। देखिए यहाँ पे इसको खींच रहे हैं, ये एक टेपरिंग सेक्शन है, मतलब ऐसे टेपर वाला सेक्शन है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से P1 लगा रहे हैं और इधर से P2 लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम खींच रहे हैं इसको, हम दोनों साइड से हमारे P ही लगा रहे हैं, एक इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे बोला है इक्वल यहाँ। ठीक है, एक्सियल पुल ऑफ P मतलब इक्वल फोर्स हम यदि लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में बोला कि एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सटेंशन का मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब डेल एल की वैल्यू कितनी होगी। मान लीजिए इसको खींच के आप यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो डेल एल, ये जो डेल एल है वो कितनी होगी ये निकालने बोला है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको डेरिवेशन नहीं करना, आपको डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, डेल एल इक्वल टू होता है 4PL बाई पाई ई D1 बाई D2, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल एल किस पे डिपेंड किया, एक्सियल पुल पे डिपेंड किया। ठीक है, और लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब जितना आप पुल करोगे उतने ही उसकी खिंचाव जो है वो ज्यादा होगी, ये आप समझ पा रहे हैं। बाई पाई ई D1 बाई D2, ई का मतलब यहाँ पे क्या है, यंग मॉड्यूलस है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे ई का मतलब यंग मॉड्यूलस ई। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, नहीं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। चलिए ये ई हमने समझ लिया, D1 का मतलब टेपरिंग सेक्शन बड़ा वाला और ये छोटा वाला, तो वो दोनों का डिवाइड होता है। ठीक है, इसका मतलब है दोनों पे, ये जो D1 है D2 दोनों पे डिपेंड तो करता है मगर इक्वली डिपेंड ही करता है, क्योंकि दोनों नीचे में ही है। यदि ऊपर में रहता तो अलग बात है, D1 D2 नीचे में है, इसका मतलब है कि एक्सटेंशन जो है वो D1 पे भी डिपेंड करेगी और D2 भी पे करेगी, मगर इक्वली करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि आप यदि खींच रहे हो इस तरह से तो इसमें जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। यदि आप खींच रहे हो इधर से एक स्ट्रेस जनरेट होगा जो कि किसको कंप्रेस करेगा, खींच रहे हैं ना, खींच रहे हैं, तो ऊपर से एक जो है ऑटोमेटिक एक फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, या आप कंप्रेस करोगे तो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस लग सकता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। मतलब कि माइल्ड स्टील में मतलब स्टील भी यदि आपसे पूछा जाए, कोई मेटल ही पूछा जाए आपसे कास्ट आयरन छोड़कर, ठीक है, यदि स्टील पूछा जाए सिंपली, तो स्टील में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, मतलब वो टेंसाइल होता है ज्यादा, उसको आप ज्यादा खींच सकते हो, तो टेंसाइल स्ट्रेस वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज मोर देन कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो माइल्ड स्टील की कम होती है। लेकिन कास्ट आयरन की हम लोग बात करें, कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस कम होगा। मतलब कास्ट आयरन को यदि आप खींचोगे ना वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो उतनी जल्दी टूटेगी नहीं, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, कास्ट आयरन की समझ गए बात। मगर हम बात करें माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा होगी, इसलिए मोर देन यहाँ पे ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन इज एट। अब मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो स्मॉल एंड में होगा। ऐसे में हमें पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो एरिया यदि ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो स्ट्रेस क्या होगा जी, कम होगा, समझ रहे हैं। और एरिया यदि कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एरिया के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया कम तो स्ट्रेस ज्यादा। तो एरिया कम यदि होगा, यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, टेपरिंग सेक्शन इज, तो एरिया कम तो स्ट्रेस ज्यादा, इसका मतलब एरिया जहां पे कम होगी वहीं पे स्ट्रेस ज्यादा होगी, तो स्मॉलर एंड इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली हमने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। When a bar of length L, width B and thickness T is subjected to a pull of P, its क्या होगा। देखिए एक बार है, ठीक है, एक बार है जिसकी लेंथ L है और विड्थ जो है उसकी B है और थिकनेस इसकी T है। ठीक है, अब इसमें पुल लगाया जा रहा है तो क्या होगा इसमें, तो लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सियल पुल हम लोग इसमें लगा रहे हैं, इस तरह से पुल कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, मगर इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो घटेगी और थिकनेस भी घटेगी। समझ रहे बात, क्योंकि खींच रहे हैं आप तो थिकनेस भी घटेगी और इसमें क्या होगी, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो भी घटेगी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल क्या है हमारा, द शियर मॉड्यूलस ऑफ
मोस्ट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो सही आंसर हो जाएगा लेस देन हाफ। शियर मॉड्यूलस हमने पिछली वीडियो में चर्चा करा था, ठीक है। तो शियर मॉड्यूलस जो होता है, आपको पता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो शियर स्ट्रेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप यदि इसको लगाओगे तो सी और 5 हो जाता है, और सी इक्वल टू टॉ बाई 5 होता है। तो इसको सी से भी डिनोट करते हैं, जी से भी डिनोट करते हैं, और एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग शियर मॉड्यूलस, दिस इज, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। तो शियर मॉड्यूलस ऑफ मोस्ट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन हाफ होती है वैसा, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, when a bar is subjected to change of temperature and its deformation is prevented, the stress induced in the bar is। देखिए मान लीजिए एक बार है और हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको गर्म कर रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से फायर जला के मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, और दोनों साइड से इसको हम लोग ऐसे फिक्स कर दे रहे हैं। तो फिक्स कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे फिक्स करने बोला। देखिए डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड, मतलब डिफॉर्मेशन होने नहीं दे रहे, फिक्स कर रहे हैं, उस कंडीशन में स्ट्रेस डेवलप होगी। देखिए इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, या इसको हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं। मतलब कि आप यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं, कूल भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इस रॉड में एक थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसको आप गर्म करेंगे तो एक्सपेंड होना चाहेगा, और ठंडा करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ये कोलैप्स करना चाहेगा, मतलब वो श्रिंकेज उसमें होगी। तो ये जब हम गर्म कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए ये बढ़ना चाहेगा, मगर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ने मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमने उसको फिक्स करके रखा हुआ है, तो बढ़ने तो ये पाएगा नहीं। यदि ये बढ़ने पाता तब इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होती, क्योंकि आराम से बढ़ गया, तो इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होती, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, जबकि हमने आगे सवाल लिया भी है, ठीक है। मगर यदि हम लोग दोनों साइड से फिक्स कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रेस जनरेट होगी, क्योंकि ये चाहेगा कि हम उसको फैले, मगर इसको फैलने मिल नहीं रहा है, इसलिए अंदर से एक जो है फोर्स जनरेट होगी, ठीक है, जो कि पर यूनिट एरिया में लगेगी, और उसे हम कहेंगे थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसमें कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होता, इसका मतलब नो थर्मल स्ट्रेस, मतलब थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू जीरो। यदि कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे एक तरफ हमने फिक्स कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर दिया, हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, तो ये चेंज इन लेंथ हो जाएगा डेली, इसका मतलब इसमें कोई भी थर्मल स्ट्रेस होगा नहीं, नो स्ट्रेस डेवलप। मगर दूसरी ओर यदि हम लोग रेस्ट्रिक्शन कर दे रहे हैं तो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, और कुछ इस तरह से होगा। यदि गर्म कर रहे हैं तो वो फैलना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, फैलना चाहेगा, तो गर्म करने से क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेंगे, कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल है थर्मल स्ट्रेस इज कॉज्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस बनता है, कब बनता है, या तो बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ा दो या तो घटा दो, ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में हो सकता है हमने कहा। तो यहाँ पे आइदर ए और सी सही आंसर हो जाएगा, या तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा दो या तो घटा दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी। यदि बॉडी की टेम्परेचर बढ़ाई जाती है तो स्ट्रेस कैसी होगी, तो कंप्रेशन स्ट्रेस होगी। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही आप बढ़ाओगे, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा यहाँ पे, जैसा कि वो आप बढ़ाओगे, यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, टेम्परेचर यदि आप बढ़ा रहे हो तो ये फैलना चाहेगी, फैलना चाहेगी, फैलना जब चाह रही है तो स्ट्रेस जो है वो कंप्रेशन होगी, मतलब फैलना चाह रही है ना, वो क्या है, वो फैलेगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगी वो फैलना चाहेगी, मगर एक बॉडी की अंदर से प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं, अब फैलेंगे नहीं, फैलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर की प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, यदि आप उसको फैला रहे हैं तो फैलना नहीं चाहेगी, इसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, समझे बात। तो फैलना, आप उसको फैलाना चाह रहे हैं तो फैलेगी नहीं, तो फैलेगी नहीं, तो अंदर की ओर एक स्ट्रेस लगाएगी इस तरह से। तो इसलिए बोलेंगे हम कि यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कंप्रेशन स्ट्रेस, और यदि आप घटा रहे हो, कूल कर रहे हो, तो टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेस, और यदि आप, यहाँ पे अगला सवाल है, मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस इन अ सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन एस। तो मैक्सिमम जो थर्मल स्ट्रेस होगा एक सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन, हमने जो देखा था अभी इस तरह से सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन में, वो क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिगर डायमीटर। तो मैक्सिमम जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो बिगर डायमीटर में होगा। अब देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा था वो 4pl वाला फॉर्मूला, 4pl बाई पाई ई डी वन डी टू, पाई ई डी1 डी2, ये डेल एल की फॉर्मूला थी। ये थर्मल स्ट्रेस के लिए नहीं पढ़ा था, वो नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब ऐसे ही नॉर्मल, मतलब कि कोई स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस एक अलग टर्म हो जाता है, मतलब कोई ऐसे ही
सिंपल स्ट्रेस हो तो उसके लिए हमने पढ़ा था, मगर अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मल स्ट्रेस के लिए। मतलब यही टेपरिंग सेक्शन में यदि थर्मल टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो वो क्या होगी, तो वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बिगर डायमीटर में। डायमीटर जहाँ पे बड़ी होगी, जो बड़ी डायमीटर होगी वहां पे थर्मल स्ट्रेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस इन अ सर्कुलर सेक्शन इज पाई टी डी वन बाई डी टू। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है पाई टी अल्फा टी, सॉरी अल्फा टी डी वन बाई डी टू, डी वन बाई डी टू। तो डी टू जो है वो स्मॉल सेक्शन है, राइट। तो स्मॉल सेक्शन में क्या है, देखिए स्मॉल सेक्शन यदि आप इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, तो बढ़ा देते हैं, यदि बढ़ाएंगे आप स्ट्रेस इसकी घट जाएगी, राइट। तो यहाँ पूछा मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस जो है सर्कुलर सेक्शन में कहाँ पे होगा, तो वो हो जाएगा बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिगर डायमीटर। ध्यान से देखिए, तो ये थर्मल स्ट्रेस की फॉर्मूला है, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू अल्फा टी डी वन बाई डी टू। अब डी वन ऊपर में है ना, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और जो नीचे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि अगला बार सवाल पूछा जाए कि जो कहाँ पे मिनिमम जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे बोलोगे कि स्मॉल डायमीटर है। समझ रहे बात। तो जिनको नहीं दिखा मैं फिर से दिखा देता हूँ। थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू होता है अल्फा टी बाई डी वन बाई डी टू। डी वन चूंकि ऊपर में है, इसका मतलब है थर्मल स्ट्रेस के साथ इसका सीधा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिगर डायमीटर, समझ गए बात आप। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पे पिक्चर। अगला सवाल है इफ अ कंपोजिट बार इज कूल। यदि एक कंपोजिट बार है उसको हम लोग कूल कर रहे हैं। ठीक है, कंपोजिट बार का मतलब है कि मान लीजिए दो हम लोग इस तरह से लगा दे रहे हैं। ठीक है, एक हमने ब्रास लगा दिया और हमने मान लीजिए स्टील लगा दिया। इस तरह से हम लोग यदि लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार को यदि आप कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, then the nature of stress in part with high coefficient of thermal expansion will be हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा मतलब थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, आगे हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, क्या चीज होती है देखिए। अब इफ अ कंपोजिट बार इज कूल देन द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन पार्ट ऑफ हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विल बी टेंसाइल। यदि कूल कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग ऐसे भी देख लीजिए, यदि ठंडी कर रहे हैं उसको हम लोग ठंडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ठंडी कर रहे हैं तो वो कंप्रेस श्रिंकेज होना चाहेगा, श्रिंकेज होना चाहेगा। मगर हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया है। तो वो चाहेगा कि भाई अब तुम रेस्ट्रिक्ट मत हो, जैसा था वैसे ही रहो। ठीक है, तो उसके लिए उसको बाहर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको खींच के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे बाहर की और फोर्स लग रहा है, मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा टेंसाइल। अगला सवाल हमारा क्या है, स्टील बार ऑफ 15 mm इज हीटेड फ्रॉम 25 to 60 डिग्री सी एंड इट्स फ्री टू एक्सपेंड। मतलब कि फ्री एक्सपेंडली, मतलब ये फ्री है एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो बार क्या होगा, देखिए सेम सवाल हमने ऊपर भी किया है, मगर यहाँ पे प्रैक्टिकल के सवाल दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और इस तरह के सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। एक 15 mm की रॉड है और हमने क्या किया, 25 डिग्री से 60 डिग्री से बढ़ा रही है, मतलब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। सिंपली हम लोग बात करें तो सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो और ये फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, मतलब आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। तो क्या होगा, इसमें क्या स्ट्रेस डेवलप होगा, तो नहीं होगा भाई। हमने देखा था कि यदि ये हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो ही थर्मल स्ट्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, व्हेन अ बार इज, ठीक है, स्कूल टू 20 कूल होगा, स्कूल नहीं होगा कूल। ठीक है, कूल्ड टू अ बार इज कूल टू 20 डिग्री सी, मतलब 20 डिग्री सी ठंडा कर रहे हैं उसको। मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ठंडा करना। तो ठंडा यदि आप करोगे किसी चीज को तो क्या होगी, हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा कि ये हम लोग क्या कर रहे थे कि उसको टेम्परेचर देके बढ़ा रहे थे, मगर अब हम लोग उसको ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये श्रिंकेज करना चाहेगी, मगर श्रिंकेज ये करने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि ये फ्रीली एक्सपेंड या कंप्रेस हो रही है, श्रिंकेज हो रही है, कहीं भी लिखा नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन जरूर लगाई गई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये श्रिंकेज होना चाहेगी, अंदर सिकुड़ना चाहेगी, मगर इसके अंदर की प्रॉपर्टी कहेगी कि मत सिकुड़ो, तो फैलो, फैल के एग्जाम निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे वो फैलना चाहेगी तो बाहर की ओर वो फोर्स लगाएगी, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट सवाल हमारा, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, थर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो थर्मल स्ट्रेस की फॉर्मूला होती है अल्फा टी। थर्मल स्ट्रेस की क्या फॉर्मूला होती है, अल्फा टी। यहाँ पे अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टी को बोलते हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और ई को बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। कैसे आया, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी की लेंथ है एल, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं टी, और उसकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है। तो डेल एल की फॉर्मूला हो जाएगी एल अल्फा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगी। उसके बाद यदि आप स्ट्रेन निकालें, जो कि इससे डिनोट करते हैं स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन का मतलब डेल एल बाई एल।
तो डेल एल की फॉर्मूला कितनी थी यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। स्ट्रेन का मतलब डेल एल बाई एल। डेल एल की फॉर्मूला क्या थी यहाँ पे, एल अल्फा टी थी, एल अल्फा टी बाई यहाँ पे एल हो जाएगा, तो एल एल खत्म, तो हो जाएगा अल्फा टी। समझ गए बात। तो स्ट्रेन की फॉर्मूला हो गई अल्फा टी। तो स्ट्रेन के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और तीसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेस यदि निकालें यहाँ से स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ से स्ट्रेस यदि आप निकालेंगे तो ई इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। तो ई इंटू स्ट्रेन का मतलब है स्ट्रेन की वैल्यू कितनी थी, स्ट्रेन की वैल्यू थी अल्फा टी। ठीक है, और ई इसमें इंटू कर दे तो अल्फा टी इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला निकाला, कैसे निकाला हमने अब चलिए बता दिया। नेक्स्ट सवाल हमारा, थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू, थर्मल स्ट्रेन किससे बराबर होता है, तो हमने देखा अल्फा टी के बराबर होता है, अभी हमने निकाला था। ठीक है, देख लीजिए अल्फा टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है बल्क मॉड्यूलस के से डिनोट करते हैं ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, तो इसकी फॉर्मूला होती, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एम ई थ्री एम माइनस टू। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा। यहाँ पे वन बाई एम का मतलब होता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा। बल्क मॉड्यूलस क्या होती है, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। होता क्या है देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है इस तरह से, थ्री डी बॉडी है, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इसको खींच रहे हैं, तो ये क्या होगी, इस तरह से खींच रहे हैं, तो जैसे ही खींच रहे हैं उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। मगर जैसे ही खींचेंगे ये क्या होगी, अंदर से वो कैसे खींचेंगे आप, तो इसकी जो विड्थ है वो घटेगी, तो इससे क्या होगा कि इसमें एक फोर्स लगेगी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस फोर्स के कारण एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हम लोग बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब डेल वी बाई वी। जैसे लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता था, डेल एल बाई एल, उसी का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम बोल दिया है इसे, तो डेल बी बाई बी मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको बोलते हैं, और दोनों का रेशियो जो होता है स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, इसको डिनोट किया जाता है के से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारा, विच इक्वेशन शो रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉड्यूलस ई एंड बल्क मॉड्यूलस के, तो ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, आपको डेरिवेशन नहीं जानना है, क्योंकि आपको डेरिवेशन एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो ई इक्वल टू थ्री के बाई वन माइनस टू बाई एम, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद विच हैज लिस्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सबसे कम किस में होता है, तो टिम्बर में सबसे कम होता है। टिम्बर का मतलब लकड़ी। ठीक है, तो सबसे कम का मतलब यहाँ पे ऑप्शन में सबसे कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, विच रिलेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी इक्वल टू एम ई बाई टू एम प्लस वन, और वही चीज सी का मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।